नमस्कार, मनी गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। शेयर बाजार में एक बार फिर रिकॉर्ड उछाल है। यहां सेंसेक्स 40,000 के पार निकल चुका है। बाजार में जारी तेजी के बीच कई निवेशक अपनी स्ट्रैटेजी को नए सिरे से तैयार भी कर रहे हैं। बाजार में तेजी के दौरान आपको क्या करना चाहिए, निवेश को लेकर कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और क्या नए निवेशकों को अभी शेयर बाजार में एंट्री लेनी चाहिए, आज हम मनी गुरु के इस खास पेशकश में इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। और इन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शो में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको बता देते हैं कि आज के मनी गुरु के इस खास एपिसोड में हम किस किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो चूंकि बाजार जो है 40,000 पार कर चुका है, इस वक्त काफी तेजी भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या प्रॉफिट बुकिंग का सही वक्त ये आ चुका है, इस बारे में जो है मनी गुरु पे चर्चा करेंगे, ताकि निवेश को किसी तरह की भी कंफ्यूजन ना रहे। बाजार की चाल को समझना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। अक्सर लोग जो है बाजार की चाल नहीं समझ पाते, ये नहीं समझ पाते हैं कि कब आखिरकार उतार चढ़ाव आएगा, क्या करना है। तो किस तरह की गलतियां जो हैं वो अक्सर निवेशक कर जाते हैं और कैसे उन गलतियों को करने से बच सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और चूंकि बाजार में अब तेजी दिख रही है, तो ऐसे में बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि क्यों ना अभी से निवेश की शुरुआत जो है वो कर दी जाए। पर क्या इस तेजी के बीच में आपको वाकई निवेश की शुरुआत करनी चाहिए? ये सही वक्त है क्या निवेश की शुरुआत करने का? इस बारे में भी हर्षवर्धन रूंगटा जी के साथ चर्चा करेंगे। तो बाजार में जो है बाहर है और मुनाफा अपार हो सकता है, ये आज हम बात करने जा रहे हैं। तो हर्षवर्धन जी, चूंकि बाजार की चाल को समझना आसान नहीं है, आम निवेशक जो है वो तो कतई नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार क्या करना चाहिए, इसलिए सबसे पहले यही बताइए, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुकिंग का ये सही वक्त है या नहीं है, तो क्या वाकई प्रॉफिट बुकिंग का ये सही वक्त आ चुका है? वेल पल्लवी, मार्केट की जो सिचुएशन है उसमें हमेशा से हमने एक चीज कहा है कि किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि मार्केट पीक कब कर रहा है और मार्केट कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा बॉटम पे है। सो आइडियली ये है कि आज की तारीख में भी कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मार्केट अभी इतना चल चुका है और ये सबसे अपनी पीक पे चल रहा है और अभी गिरने वाला है। और ऐसा जब मार्केट ने जब 30,000 का इंडेक्स टच किया था, तभी भी लोगों के व्यू ऐसा ही था कि अभी अचानक 30,000 हो गया है, अब ये गिरने वाला है। उसी प्रकार इतने ही अलग टाइप के लोग होते हैं जो ये अनुमान लगाते हैं कि अब तो ये नई रैली की एक शुरुआत है, अब यहाँ से मार्केट 50,000 टच करेगा। सो मार्केट में हमेशा दोनों तरह के सोचने वाले इंसान होते हैं और ऐसा होना चाहिए, तभी बाइंग एंड सेलिंग होगी, तभी कोई बेचेगा, तभी कोई खरीदेगा। सो आप अगर एक निवेशक हैं, एक इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर नहीं हैं, आप इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है अभी, तो आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे 10 साल 20 साल बाद पैसे की जरूरत है, तो आज आप अगर प्रॉफिट बुक करते हैं 40,000 इंडेक्स पे, तो अगले 10 और 20 साल तक पैसे कहां लगाएंगे? फिर आपका पूरा एसेट एलोकेशन का जो प्लान था, जो ओरिजिनल आपका थॉट था, वो पूरा हेवायर हो जाता है। सो आप विश्वास रखें, अगर एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एवरेजिंग होते जा रहा है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि 40,000 हाई है और इसके बाद गिरने वाला है और पैसों की जरूरत आपको 10 साल बाद है, अगर गिरता भी है मार्केट उसके बाद, तो भी आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो मार्केट को आइडियली टाइम नहीं करना चाहिए, अपने गोल्स के साथ उसे मैच करिए, अपने एसेट एलोकेशन को देखिए कि जो आपने ओरिजिनली प्लान किया था, अगर उतना ही है, वही एसेट एलोकेशन के हिसाब से चल रहा है, आप एसआईपी के जरिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का गोल अभी भी आपके हाथ में है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने का आपको ऐसे कोई प्लान नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तरह से प्लान जो है आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी ओरिजिनल प्लानिंग है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है, तो उसमें किसी तरह की स्ट्रैटेजी में बदलाव मत करिए, क्योंकि बाजार जो है आज से 10 साल के बाद और ज्यादा चढ़ेगा। यानी कि उस वक्त आपके पास अगर आपका 10 साल का निवेश का नजरिया है, तो प्रॉफिट बुक करने का अच्छा मौका जो आपको तभी मिलेगा। क्या लेकिन जो पुराने निवेशक हैं हर्षवर्धन जी, ऐसे में थोड़ा सा हमने देखा है कि कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं। उनको अक्सर ये लगता है कि ऐसा ना हो कि बाद में आगे जाकर थोड़ी सी गिरावट आ जाए और उसके बाद जो हमने पूंजी कमाई है वो हम गवा दे। तो ऐसे में पुराने निवेशकों को क्या करना चाहिए? धैर्य ही बनाए रखें या थोड़ा सा देख ले कि किस तरह की स्ट्रैटेजी उन्हें अपनानी है? सो वेल, इनफैक्ट अभी जब मार्केट 40,000 क्रॉस किया है, तो कई निवेशकों ने हमें कांटेक्ट किया है और कई चीज पूछते हैं। तो 2-3 स्ट्रैटेजी है जो लोग यूजुअली करते हैं। एक पहली है कि कहते हैं कि मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आज उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए हो गई है, तो 2 लाख जो प्रॉफिट हुआ है वो मैं आज बुक कर लेता हूं, जो कैपिटल इन्वेस्टेड था उसे रहने देता हूं।
एक दूसरे टाइप के निवेशक होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आज 12 लाख की वैल्यू हो गई, तो मैं 10 लाख जो मेरा कैपिटल है वो निकाल रहा हूं और प्रॉफिट रहने देता हूं। तो प्रॉफिट पे फिर जो भी होगा वो उसमें आगे होगा या कम होगा या बढ़ेगा, वो जैसे उनके कई हैं जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और कई हैं जो कैपिटल निकाल रहे हैं और प्रॉफिट को इन्वेस्टेड रहने दे रहे हैं। ये दोनों स्ट्रैटेजी एक्चुअली गलत है। अगर आपने विश्वास रखा था कि इक्विटी आपको हेल्प करेगा आगे जाते हुए, सो आप ये क्यों मान रहे हैं कि आज ये लिमिट खत्म हो गई है, मतलब यहां से हम सेफ होकर पैसे निकाल लें। अगर आप वो पैसे निकाल भी लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप अपनी प्रॉफिट निकाल रहे हैं या कैपिटल निकाल रहे हैं, उस पैसे को भी आपको कहीं ना कहीं निवेश करना है। अगर आप उसे निवेश करने के लिए फिर से फिक्स डिपॉजिट और में चले जाते हैं, तो आपका जो एसेट एलोकेशन का जो पूरा प्लान था वो वापस हे वायर हो गया। आपने शुरू किया था ये कहते हुए कि मैं 60% इक्विटी में डालूंगा, 40 डेट में। अब इक्विटी आपने अगर 60% निकाल लिया, कैपिटल निकाल लिया और वो आपने डेट में निवेश कर दिया, तो आपका 100% फिर से डेट में आ गया। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप मार्केट टाइमिंग में लग गए। मार्केट को टाइम करना एक फूटाइल एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। सो जो सजेशन मैं दूंगा जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जैसे आपने कहा कि जो पुराने निवेशक हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो क्या करने चाहिए, सो एकदम सिंपल है, आप अपना फोकस को खोइए मत। मार्केट को देखना, मार्केट की टाइमिंग करना, ये किसी के बस में नहीं है और ये कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। सिंपल है, आप इक्विटी मार्केट में जो निवेश कर रहे थे, आपका एसेट एलोकेशन प्लान बना के उसी पे आप निर्भर रहें, उसी पे आप यू स्टिक टू दैट और उसी बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते रहें। आप एसआईपी के जरिए करें, एसआईपी कंटिन्यू करते रहिए। इतना ज्यादा एक्साइट भी मत होइए कि मार्केट अच्छा करने लग गया तो आप अभी 40% डेट की जगह 20% कर दिए और 20% इक्विटी में बढ़ा दिए, वो भी ना करें, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहां से गिरे। सो आप न्यूट्रल बने रहे, मार्केट की जो लेवल है उसको ध्यान नहीं दें। लेकिन हर्षवर्धन जी, आपने अच्छी बात कही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने निवेशक होते हैं, जैसे ही वो देखते हैं कि मार्केट में चूंकि इतनी रैली देखने को मिल रही है, तेजी आ रही है, तो क्यों ना इक्विटी का जो हमारा पोर्शन है वो उसे बढ़ा दिया जाए, उसमें निवेश जो है बढ़ा दिया जाए। तो ऐसे में क्या इक्विटी में निवेश को बढ़ाना और अपनी जो बेसिक स्ट्रैटेजी है उससे हट जाना, क्या वो ठीक रहता है? बिल्कुल भी नहीं पल्लवी। अगर हम ये अक्सर ये और एक्चुअली एक ट्रेंड है जो हमने हमेशा देखा है, जब मार्केट नीचे रहता है तब इक्विटी में निवेश आता नहीं है। जब मार्केट बढ़ जाता है उसके बाद हर कोई इंसान इक्विटी में निवेश करना चाहता है। एक्चुअली होना चाहिए एकदम ऑपोजिट। जब मार्केट नीचे है तब आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है और जब बढ़ जाए तो आप बढ़ाएंगे तो नहीं, कम से कम रिटर्न्स को देखते हुए। सो ये एक लेमैन इन्वेस्टर का हमेशा का प्रॉब्लम रहा है। हम 2008 में भी अगर देख लें, इक्विटी में से पैसा निकला था और उसके बाद जब मार्केट बढ़ गया उसके बाद हमने देखा कि पैसा वापस इक्विटी में आने लग गया। सो उसीलिए मैं ये आपने जो टॉपिक उठाया आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट बढ़ गया है तो इसमें हम हमेशा से ये कहते हैं, ना ही आप उसमें ओवर एक्साइटेड होकर ज्यादा पैसा जमा करें और ना ही ऐसा सोचें कि मार्केट यहां से गिरने वाला है तो अपना एग्जिस्टिंग एलोकेशन में से पैसा निकाल लें। दोनों तरफ में आप मार्केट को देख के कोई भी डिसीजन ना लें। मार्केट अपनी चाल चल रहा है, मार्केट को जो काम करना है वो अपना कर रहा है। मार्केट हमेशा से ऐसे रहा है कि 3-4 साल बाद फ्लैट रहेगा, फिर एक बार बढ़ जाएगा, फिर हो सकता है अगले 3 साल फ्लैट रहे या नीचे भी गिरे। ये उसकी धारा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप उसके बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो को चेंज बिल्कुल ना करें। बिल्कुल, तो मार्केट के अकॉर्डिंगली जो है आपको पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं लेकर आने हैं। अगर जितना आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, जो आपका डेटा एलोकेशन है उसे आपको बरकरार रखने की जरूरत है। लेकिन हर्षवर्धन जी, चूंकि मार्केट में इतनी तेजी देखने को मिलती है तो हम ये भी देखते हैं कि अक्सर नए निवेशक वो सोचते हैं कि यही सही मौका है, यही सही वक्त है कि हमें मार्केट में निवेश की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो क्या ये मौका आपको लगता है कि इस वक्त सही है कि नए निवेश की शुरुआत की जाए? नए निवेश की शुरुआत करना तो कभी भी आप कर सकते हैं, कभी एवरी टाइम इज अ गुड टाइम। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इन्वेस्ट करना है वही दिन अच्छा है। मार्केट 40,000 पे हो, 50,000 पे हो या 30,000 पे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ध्यान रखना है किस एक्सपेक्टेशन से मार्केट में आ रहे हैं। अगर आप 40,000 के इंडेक्स में एंटर कर रहे हैं और आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो हो सकता है आपको ऐसे दिखेगा कि 20% का रिटर्न इक्विटी शेयर्स पे मिला है। अब यही एक्सपेक्टेशन अगर आप लेते हुए मार्केट में एंटर कर रहे हैं 40,000 के इंडेक्स में, अगले 1 साल में जरूरी नहीं है कि आपको 20% का रिटर्न मिले। और उस समय मान लीजिए आपको फ्लैट रिटर्न मिला, आपका मार्केट 40 का 1 साल बाद 40 पे ही रहा, तो आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आप उस समय ही अपने आप से कहेंगे कि इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट में लगा देता। मैं फिक्स डिपॉजिट में लगाता, मुझे 7-8% रिटर्न तो जरूर मिलता, और जब मैंने शुरू किया उसके पहले 20% रिटर्न मिल रहा था। तो आप निराश हो जाएंगे और इक्विटी से फिर से निकल जाएंगे। सो आप किस एक्सपेक्टेशन से मार्केट में आते हैं ये ज्यादा जरूरी है
क्या आपने सिर्फ पास्ट रिटर्न देखते हुए इन्वेस्ट किया है? क्या आप उसमें विश्वास करते हैं कि हर साल का, आपको ऐसे लगता है हर साल का मुझे 10% रिटर्न तो पक्का मिलेगा? ऐसा नहीं होता। सो ये समझ के अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है 3-4 साल मुझे 0% रिटर्न मिले और चौथे साल में इतना अच्छा हो जाए कि मुझे एवरेज 4 साल का रिटर्न 10% हो जाए। ये भी इक्विटीज में होता है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में आना चाहिए। ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि हो सकता है ये रैली नहीं सस्टेन करे। ज्यादा आप डरना भी नहीं चाहिए कि भाई आगे ऐसा नहीं होगा। आप अपना फोकस रखिए। अगर 10-15 साल का आपका टाइम होराइजन है, आप ये विश्वास करते हैं इंडियन इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, तो आप डेफिनेटली एसआईपी के जरिए इक्विटीज में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एसआईपी के जरिए ही निवेश किया जाए, नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि जो नए निवेशक आते हैं वो सोचते हैं कि ये मौका बहुत सही है, बाजार ऊपर चढ़ रहा है, तो ना हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर दें। ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने एक्चुअली छेड़ा है कि पिछले 1 साल का रिटर्न हम देखेंगे तो 20% आसपास आपको रिटर्न दिखेगा। अब 20% रिटर्न देख के अगर कोई निवेशक अभी आ रहा है मार्केट में और उन्होंने लमसम एक 5 लाख 10 लाख रुपए एक साथ निवेश कर दिए, ये उम्मीद में कि आगे जाते हुए मुझे 15-20% रिटर्न मिलेगा, तो वो बहुत गलत एटीट्यूड है। हो सकता है आपको रिटर्न मिल जाए और ये भी हो सकता है कि 15-20% आपको नुकसान भी हो सकता है। सिर्फ पास रिटर्न देखते हुए आप इक्विटी में नहीं आएंगे। इक्विटी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप अगर हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, वो धीरे धीरे कम होते रहे हैं। फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, जो सीजन इन्वेस्टर है, वो जो समझता है मार्केट का, दे सकते हैं, वो डेफिनेटली लमसम भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक नए इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, उन्हें मार्केट की चाल का अंदाजा नहीं होता है, वो रिस्क उसमें कितना है वो भी अनुमान नहीं लगा पाते हैं, तो उनके लिए सजेशन है कि वो एसआईपी के जरिए ही करें। अगर एक मुश्त आपका पैसा रेडी है तो आप एसटीपी का जरिया यूज करें, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें आप शेयर्स में हर महीने ही कर रहे हैं, पैसे आपके डेट फंड में लग सकते हैं और वहां से एवरी मंथ इक्विटी में आते हैं। तो आपका एसआईपी ही है, सिर्फ है कि बैंक से डेबिट नहीं होता। आप म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में पैसे लगाते हैं और वहां से शेयर्स में हर महीने ही पैसे आएंगे। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है आप सिप्स के जरिए निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो जैसा कि अभी हर्षवर्धन जी ने भी बताया कि एसटीपी का रूट आप ले सकते हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, पोर्टफोलियो किस तरह का हमें एक प्लान करना चाहिए? नए निवेशक हैं, अक्सर ये समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से पोर्टफोलियो ने प्लान करना चाहिए। कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि बाजार की चाल के साथ उन्हें अगर ये भी दिखता है कि स्मॉल कैप में अगर अच्छा उन्हें लग रहा है कि रिटर्न, चूंकि हम देखते हैं कि बाजार में अक्सर ये भी देखा गया है कि जब स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न आना शुरू होता है तो बहुत बम्पर रिटर्न में मिल जाता है, तो उन्हें लगता है कि क्यों ना सारा का सारा पैसा यहीं लगा दिया जाए। तो ऐसे में एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करना चाहिए? ये भी आपने एकदम सही बात कही पल्लवी। अगर हम 1 साल पहले की बात करें तब तक स्मॉल कैप फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे। तो अगर हम नोटिस करें, जो हमारे शोज पे भी ये सवाल आ रहे थे और जो हम क्लाइंट से इंटरेक्ट भी करते थे, तो सबके पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप स्कीम्स भरी हुई पड़ी थी। उन्होंने इन्वेस्ट ही उसी हिसाब से किया था कि रिटर्न्स पास्ट के बहुत अच्छे थे और फिर पिछले 1 साल का रिटर्न अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप का देखें, बहुत ही निराशकजनक रहा है। वापस वही हुआ कि आपके पास रिटर्न्स देखें, आपने जो बेसिक्स थे, आपके जो जो बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज की बात करते हैं, वो आपने इग्नोर की थी। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिक कंसीडरेशन, बेसिक फंडामेंटल्स जो हम बोलते हैं, रूल्स क्या हैं, वो ये है कि जब आप इन्वेस्ट करें अपना पैसा, आप अपने आप से पूछें कि आप कोई भी शेयर्स खरीद रहे हैं, आप किस तरह की कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहेंगे। क्या आपको अच्छी जो ब्लू चिप कंपनी, देश की बड़ी कंपनियां हैं, उनमें आपको पैसे लगाने हैं, कि आपको मिड साइज कंपनी में लगाने हैं, कि आपको छोटी कंपनियों में लगाने हैं? तो आप कंफर्टेबल कहां पे हैं? आप म्यूचुअल फंड के जरिए कर रहे हैं, डायरेक्टली शेयर्स खरीद रहे हैं? क्या आप ऐसी कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं है? तो अगर स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, पहले एक काम करिए, कोई भी स्मॉल कैप स्कीम का एक फैक्ट शीट उठाइए जिसमें वो लिखा रहता है कि वो स्कीम ने किन किन कंपनियों के शेयर्स खरीदे हुए हैं। हो सकता है कि आप उन कंपनीज के कोई भी नाम ही नहीं जानते होंगे। तो क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के जरिए कर रहे हैं, क्या ये ओके है? इज इट ओके कि भाई आप कोई भी कंपनी में करें? जी नहीं, वो एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। आइडियल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, एक न्यू इन्वेस्टर की अगर हम बात करें या कोई भी निवेशक की बात करें, वो ऐसा होता है कि आप 50%, मान लीजिए आप महीने का 10,000 रुपए कर रहे हैं, तो 5,000 रुपए आप लार्ज कैप फंड में करें। वो इसका मकसद ये है कि आपका जो मोटा हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट का है वो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश हो रहा है। अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी हैं, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो इन कंपनियों को इफेक्ट जो है वो सबसे कम आता है।
बाकी का जो हिस्सा है 30% है वो आप मल्टी कैप में कर सकते हैं। मल्टी कैप लार्ज, मिड, स्मॉल सभी कंपनियों में डिवाइड करके अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, और एक छोटा हिस्सा 20% अगर आप चाहें तो मिड कैप कंपनीज में करें, ताकि अगर उनमें बढ़त होती है तो आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलने की उम्मीद बन जाती है। बिल्कुल, तो ये परफेक्ट फॉर्मूला है 50, 30 और 20 का, जिसे आपको याद रखना है। यानी कि 50% लार्ज कैप में, 30% आपको मल्टी कैप में और 20% जो आपको मिड कैप में जो है एलोकेट करना है, सो दैट कि जब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा असर भी खेलना पड़े। खैर, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हर्षवर्धन जी से उनके पसंदीदा फंड्स तो जानेंगे और इसके अलावा आपके कुछ सवालों को भी शो में शामिल करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद आप सबका स्वागत है। तो बाजार में इस वक्त बाहर दिख रही है मुनाफा, वाकई आपको अपार मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा जी बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, हमने काफी पहलुओं के बारे में बात तो कर ली है, लेकिन बाजार चूंकि काफी उतार चढ़ाव के बीच में गुजर रहा होता है ना, तो ऐसे में थोड़ा सा निवेशक घबरा जाते हैं। तो निवेशकों की घबराहट कम करने के लिए हम सबसे पहले आपसे ना आपके पसंदीदा फंड्स जानना चाहेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स के साथ, फिर बाकी आगे के हिस्से में हम आपसे ये भी जानेंगे कि मिड कैप कौन कौन से बेहतर है या फिर मल्टी कैप, जैसा कि आपने बताया था कि मल्टी कैप में भी 30% कर सकते हैं एसेट एलोकेशन। तो सबसे पहले लार्ज कैप जरा फंड बता दीजिए, जिससे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। वेल, 3 स्कीम्स लार्ज कैप कैटेगरी में सजेस्ट करेंगे हम। एक एक्सिस ब्लू चिप फंड है, एक आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड और एक आईडीएफसी निफ्टी फंड। तो हमने एक कॉम्बिनेशन दे दिया जिसमें एक्टिवली मैनेज्ड फंड भी है और पैसिवली मैनेज्ड फंड्स हैं। ये 3 स्कीम्स जो हैं वो डेफिनेटली कोई भी निवेशक अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। तीनों आपको एक साथ नहीं लेनी है, कोई भी इन 3 में से जो आपको समझ में आती है वो आप ले सकते हैं। 2 तक भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक पैसिवली मैनेज्ड और एक एक्टिवली मैनेज्ड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये 3 ऐसी स्कीम्स हैं जैसा कि हर्षवर्धन जी ने बताया कि तीनों के तीनों जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल मत करिए, एक फंड के साथ जो आप शुरुआत कर सकते हैं। खैर हर्षवर्धन जी, मैं आपसे मिड कैप और मल्टी कैप स्कीम्स भी जानूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल को शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास इस वक्त आया हुआ है ईमेल के जरिए अतुल नीखरा का। अतुल नीखरा बताते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी हैं और म्यूचुअल फंड्स में 3,000 रुपए की SIP जो है इनकी चल रही है। वेल्थ क्रिएशन के लिए जो है वो ये निवेश कर रहे हैं। 15 से 18 साल में इन्हें 15 लाख रुपए और लक्ष्य के लिए इन्हें कितना निवेश बढ़ाने की जरूरत है ये जानना चाहते हैं। साथ ही अपने पोर्टफोलियो पर जो है आपकी राय भी चाहते हैं। इनके पास आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड है और साथ ही ABSL का प्योर वैल्यू, SBI का मैग्नम मल्टी कैप और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है। तो अतुल जी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इन्होंने 4 स्कीम्स में निवेश कर रखा है। 2 स्कीम्स इनके पास जो हैं वो मल्टी कैप स्कीम्स हैं जिनमें ये 500 रुपया जमा कर रहे हैं। सो क्लियरली कोई भी एक स्कीम में सिर्फ 500 करना और उसी कैटेगरी के एक दूसरी स्कीम में दूसरा 500 रुपये करना, ये कोई आपको इनफैक्ट इतनी डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सो सिर्फ एक सजेशन है कि ये अपना जो मल्टी कैप फंड्स दोनों में से सिर्फ एक ही रखें और उसी में 1000 रुपया निवेश करें। जो रिटेन करेंगे, जो इसमें निवेश करना कंटिन्यू करेंगे, वो है SBI मैग्नम मल्टी कैप। तो इसमें आप 1000 रुपया कर लें और जो दूसरा कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है उसमें से आप अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दें। जो इनका दूसरा सवाल था कि ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 3000 रुपये हर महीने का, क्या इससे इन्हें 15 साल बाद 15 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे? जी हाँ, ये जो 15 लाख की राशि इकट्ठा करना चाहते हैं 15 साल बाद, अगर हम 14% का करीबन अनुमान लगाते हैं कि अगले 15 साल में जनरेट होगा, तो इन्हें 15 लाख कंफर्टेबली हो जाना चाहिए। सिर्फ मेरा कंसर्न है कि 15 लाख की वैल्यू आज की तारीख में और 15 साल बाद 15 लाख की क्या वैल्यू होगी, ये थोड़ा ध्यान रख लें। अगर ऐसे लगता है कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है तो शायद इन्हें अपना टारगेट रिवाइज करना होगा। लेकिन आज की तारीख में जो 15 लाख इकट्ठा करना चाहते हैं 15 साल बाद, इन इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। बिल्कुल, तो मौजूदा निवेश से जैसे कि हर्षवर्धन जी ने भी बताया, तुल जी आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएंगे। खैर, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुजीत दास हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुजीत जी आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? थैंक यू मैडम, मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा, जैसे कि 6 फंड में मैं टोटल 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ करीब 2016 से, और अभी मैंने गोल्ड भी अपना भेजा है आपको। तो थोड़ा इसमें गाइड थोड़ा कीजिएगा कि ऐसा मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और इसमें कुछ चेंजेस चाहिए क्या?
बिल्कुल। तो जैसे कि हर्षवर्धन जी सुजीत जी ने बताया, इन्होंने पोर्टफोलियो अपना भेजा हुआ है और अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने ना अपने तमाम लक्ष्य बहुत अच्छे से तय भी किए हुए हैं कि 26 साल के बाद इन्हें रिटायरमेंट के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए चाहिए, 13 साल के बाद घर के लिए 18 लाख और बच्चों की शादी के लिए 20 साल के बाद 43 लाख, बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 साल के बाद 40 लाख चाहिए। तो फंड्स इनके जो है एसबीआई ब्लू चिप है, एक्सिस फोकस 25 है और साथ ही एबीएसएल का प्योर वैल्यू, एलएनटी मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड है इनके पास। तो क्या सलाह देंगे, इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? पहली बात सुजीत, आपने जो टोटल कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं मोटा मोटी अच्छे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं दिख रही। और जो आपने टर्म प्लान के जिक्र किया, आपने इमरजेंसी फंड बना रखा है और जैसे पल्लवी ने कहा कि आपने अपने गोल्स भी इतनी क्लियरली आर्टिकुलेट कर रखे हैं, सो ये एक अप्रोच जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का वो सही है, तो इट्स अ गुड स्टार्ट। अब इसमें आप एक रिव्यू कर रहे हैं जिसके बेसिस पे आप देखना चाहते हैं कि जो आपकी स्कीम्स हैं वो अच्छी है कि नहीं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस। तो आप अगर ऐसे ही सब करते रहें तो जो आपके लक्ष्य है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उसे अक्यूमुलेट करके आप उसे मीट कर पाएंगे। आपका पोर्टफोलियो पे अगर हम ध्यान दें तो ज्यादा इंक्लिनेशन आपकी 3 स्कीम्स हैं मिड एंड स्मॉल कैप्स में। अगर आपने बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि आप उतना रिस्क लेना चाहते हैं तब कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी सुझाव ये रहेगा कि एक स्कीम जो है वो अगर मिड कैप फंड है तो उसमें से आप निकल के एक लार्ज एंड मिड कैप ले लें ताकि रिस्क भी बना रहेगा लेकिन एक थोड़ा बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में बन जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है उसे बंद कर दें। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इसके बजाय इन प्लेस ऑफ दिस आप एक कैनरा रिबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है उसमें निवेश करें। ये लार्ज एंड मिड कैप का मैंडेट है, तो इसमें आपका पोर्टफोलियो जो है थोड़ा और बैलेंस्ड हो जाएगा और आपको रिस्क जो लेना है वो भी आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहेगा। इसके अलावा और कोई सजेशन वैसे नहीं है कि आपको चेंजेस करने की जरूरत है। जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और इसी प्रकार अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करते रहिएगा। बिल्कुल। तो समय समय पर सुजीत जी, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने आपको कहा है, अपना पोर्टफोलियो जो है वो रिव्यू करते रहिएगा। जो बदलाव इन्होंने बताए हैं इससे इनका आपका पोर्टफोलियो जो है वो और ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा। खैर हर्षवर्धन जी, अब बात करते हैं एक बार फिर से आपके पसंदीदा फंड्स की। चूंकि आपने हमें ये तो बता दिया कि लार्ज कैप फंड में हमारे दर्शक कौन कौन से ले सकते हैं, लेकिन अब बारी है मल्टी कैप और मिड कैप की। तो ये दोनों सेगमेंट्स में कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जो हमारे दर्शक चुन सकते हैं? पहले बात करेंगे हम मल्टी कैप की, क्योंकि हमने कहा कि उसमें आप 30% तक अपना फंड एलोकेट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में 2 फंड के नाम आपको बता दूं जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिए हैं एंड नॉट ओनली रिसेंटली, इनका एक अच्छा हम लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसमें जो वेरिएशंस हैं, जो एलोकेशन होता है लार्ज मिड या स्मॉल कैप में, ये बहुत अच्छी तरह मार्केट की वैल्यूएशन के बेसिस पे ये अपना बदलाव करते रहते हैं। सो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप एक पुरानी स्कीम है जिसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं और दूसरी है एसबीआई मैग्नम की मल्टी कैप फंड। तो ये 2 हैं जो मल्टी कैप कैटेगरी में हमारी पसंदीदा स्कीम्स हैं। अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप में एलएनटी मिड कैप फंड और दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। इन दोनों में से आप चुनाव कर सकते हैं। आप बाकी का जो 20% की एलोकेशन हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं, लेकिन चूंकि स्मॉल कैप जो है वो भी आजकल काफी उसमें दिख रहा है कि काफी लोगों को रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे में कुछ स्मॉल कैप फंड्स भी आप सुझा दीजिए जो लोग अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रखना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप मन बना ही लिए हैं कि आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है, सो इस कैटेगरी की तो जो 2 अच्छी स्कीम्स हैं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। इनके जो और स्मॉल कैप फंड का एक क्राइटेरिया और बता दूं कि जब कोई आप निवेश करते हैं ये जरूर देखिए कि स्मॉल कैप फंड जो है वो स्कीम एक कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में कितना एक्सपोजर ले रहा है। तो कंपनी वाइज एक्सपोजर कम होना चाहिए और नंबर ऑफ इक्विटीज जो जितनी कंपनी में निवेश करते हैं वो अगर 70 के आसपास होती है या ज्यादा होती है तो रिस्क आपका थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो गया। और इन दोनों पैरामीटर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो एसबीआई स्मॉल कैप एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप इस कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स हैं जिनको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 2 ऐसी स्कीम्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप स्मॉल कैप के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस चीज का भी आपको ख्याल रखना होगा कि स्मॉल कैप फंड जो है केवल आप लंबी अवधि के लिए ही चुनेगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि इस वक्त जब बाजार में बाहर दिख रही है तो उनको आखिरकार क्या करना चाहिए। तो आज के लिए मनी गुरु में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।